नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत सिंह आपका इस खूबसूरत यूट्यूब सेशंस में स्वागत करता हूं दोस्तों। जो पीडब्ल्यू है ना, ये पूरी तरीके से आपको इस मतलब आपके उद्देश्य को लेकर के इतनी ज़्यादा कमिटेड है, आपके गोल को लेकर इतनी ज़्यादा कमिटेड है और मैं आपके गोल को लेकर बहुत ज़्यादा कमिटेड हूँ। इसी बात को लेकर के कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पेड कोर्सेज में नहीं आ सकते हैं, तो तब भी आपको यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएँ। इसी क्रम में आज मैं एक बेहतरीन लेक्चर आपके बीच में लेकर आया हूँ प्रिय दोस्तों। जैसे कहते नहीं हैं दोस्त कि भाग्य उनके भी होते हैं दोस्त, जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती। भाग्य उनके भी होते हैं जिनके हाथों पे लकीरें नहीं होती हैं। जो लोग हाथों की लकीरों को देखकर भाग्य का निर्णय कर दिया करते थे, उन्हें ये सोच लेने की ज़रूरत है कि जिनके हाथ नहीं होते, उनके भाग्य। इसी बात को लेकर के कि आप ये भाग्य का फैसला खुद करिए, पीडब्ल्यू के टीम के सहारे करिए प्रिय मित्रों। इसी बात को लेकर के आज मैं एक बहुत बड़ा एक ऐसी व्यवस्था आपके बीच में पंचायती राज की शुरुआत करने जा रहा हूँ। पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसी बात को लेकर के जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, यहाँ से एक ऐसा टॉपिक है जिसे यूपीएससी कोड करता है, एक ऐसा टॉपिक है जिसे बीपीएससी अलग से कोड करता है। पंचायती राज कोई भी आयोग हो दोस्त, वो पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरीके से कोड करते ही करते हैं। तो हमारा आपका भी ड्यूटी इस बात का बन जाता है प्रिय दोस्तों कि हम और आप बड़ी संजीदगी से इसको पालन करें और हम अच्छी तरीके से आपको पंचायत पढ़ाएं। हमारी कोशिश ये होगी कि पंचायत पढ़ लेने के बाद आपको शायद कोई समस्या भविष्य में नहीं रह जाएगी। ये मेरा अपना मतलब प्रयास है। इस बात को लेकर के हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आज आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँ। आप कर भी लेंगे, कोई डाउट भी नहीं है इस बात को लेकर के। और इसी बात को लेकर के आज पंचायती राज व्यवस्था में मैं जिस तरीके से एक ग्रास रूट लेवल जिसे कहते हैं, एक कहते हैं ज़मीनी स्तर से शुरुआत करूँगा, आपको एहसास करवाते हुए भी चलूँगा मैं, और जिससे आप इजीली आने वाले समय में तुलना भी करेंगे। हम पीपीटी यूज़ करते हैं, लेकिन जानते हैं हम उतने बड़े स्तर पर पीपीटी यूज़ नहीं करते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच में सारी चीज़ें हैंड रिटन पहुँचाऊँ, कि जिससे आपको जब क्लास कर रहे हैं तो आप लिख भी लें। और जितने ही सारे लोग कमेंट करते हैं इस बात को लेके एग्रीड भी हैं, सहमत भी हैं सब बातों को लेकर के। तो देखिए इसी के साथ एक नई शुरुआत करते हुए हम चलते हैं, हम और आप। और देखिए इसी बात को लेकर के मैं पहले देखिए पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत करूंगा मैं। पंचायती राज व्यवस्था में प्रिय मित्रों, देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था हम शुरू कर रहे हैं, तो इसको एकदम बेसिक लेवल से हमने आपसे कहा था कि जैसे हम शुरू करेंगे पूरी तरीके से 1950 के पहले से, 1950 से, मतलब कि 1950s को लेकर के काउंट करते हो पंचायती राज। और दैट मीन्स वहाँ पे जो लॉर्ड रिपन की जो इन्फॉर्मेशन है, इनके घटनाओं को हम पूरी तरीके से देखेंगे, लॉर्ड रिपन को। और फिर उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है उसकी चर्चाएं हम करेंगे 1992 की। फिर यहाँ पे हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कंप्लीट करेंगे अच्छी तरीके से, अमेंडमेंट एक्ट को, जिसे आप 1992 को अच्छी तरीके से आप क्या है समझ पाएँ। ठीक है, तो दो ऐसी व्यवस्थाओं को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दोनों को ही पढ़ेंगे डिटेल पंचायती राज को। लेकिन पंचायत एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें बिगिनिंग से समझना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर के हम पहले एक एक करके चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं और करने जा भी रहे हैं। तो आप लोग जितने सारे ही लोग हमारे दोस्त हैं, दोस्त यहाँ पे मैं जानता हूँ कि इतना आसान काम नहीं है। देखिए मैं चाहता तो 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट का भी वीडियो ले आऊँ, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आई वॉन्ट टू डिलीवर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैं पूरी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहता हूँ इसी बात को लेकर के कि आपको समस्या ना हो एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम करने जाएंगे तो एकदम क्लियरली पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी बात को लेकर के देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे हेडिंग देंगे आप पंचायती राज सिस्टम, पंचायती
पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। तो जो हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, इसका मतलब की है कि सीधी सी बात है दोस्त कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, सीधी सी बात है। इसको सीधी सी अगर एक मतलब समझिएगा तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। एक लाइन में ये भी कहिए दोस्त कि डिसेंट्रलाइजेशन, 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 सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण दोस्त, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। अब देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण कैसे दोस्तों, जब इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ देखेंगे तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम है कुछ ऐसे आप देखेंगे दोस्तों। देखिए अभी तक आप क्या देख रहे थे, आपने देखा ना कि पूरी तरीके से एकदम मारी ना धूम मचा दी थी। जब कोई कहे ना कि डिफाइंड करिए तो एक एक बेसिक से बेसिक बातें आप बताइए। अब विकेंद्रीकरण क्या आप समझते हैं दोस्तों, देखिए ये है सिस्टम, देखना आप लोग इस बात को लेकर के, ये है सिस्टम, सॉरी अच्छे से बना दूं कि ताकि आप पूरी तरीके से समझ पाएं। ये है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे जैसे आप पिरामिड का आकार बनता जा रहा है, यहाँ पे है सेंटर दोस्त, यहाँ पे है सेंटर, इसे आप केंद्र भी कहते हैं दोस्त। और सेंटर के पावर का डिवीजन किसमें हुआ दोस्तों, सेंटर के पावर का डिवीजन हुआ स्टेट में, इसमें हुआ स्टेट। तो दैट मीन्स अब आ गया एक नया स्टेट, राज्य आ गया, ठीक है। फिर राज्य के बाद ऐसे आ जाता था दोस्त मंडल, आ जाता था मंडल, ठीक है। फिर आ जाता था दोस्त क्या है, जिला, जिला, फिर तहसील, गांव, ऐसे करते करते तो दैट मीन्स पावर का ऐसे डिवीजन होता गया दोस्त। मतलब कि धीरे धीरे ऐसे चीजें फैलती चली जाएंगी, बिखरती चली जाएंगी, यही है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। और फिर ऐसे फिर तहसील, गांव, कुछ ऐसे ही, मतलब कि तहसील, गांव, कुछ ऐसे ही करते हुए हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, हो सकता है बातों को और समझ में आए। ऐसे ही केंद्र है, सेंटर है प्रिय मित्रों, फिर इसके बाद स्टेट है दोस्तों, राज्य है, ऐसे ही पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। फिर आता है मंडल, अरे मंडल, मंडल आ जाता है, इसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, 4 5 6 8 जो भी हो मंडल। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है दोस्त, ये यूनिट है डिस्ट्रिक्ट। फिर जिला आ जाता है, फिर जिला में क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कई मतलब तहसील में डिवाइड होता है, तहसील, तहसील कई खंड में डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाता है, तहसील, ठीक है, तहसील। अब देखिए आप इस बात को लेकर के, तहसील का जो डिवीजन होता है वो ब्लॉक में होता है, किस में होता है, ब्लॉक। तो यहाँ पे एक ब्लॉक आ जाता है, ब्लॉक, ब्लॉक का डिवीजन किस में होता है, विलेज में होता है, किस में होता है, विलेज। कई गांवों को मिला करके एक ब्लॉक बनाया जाता है, तो गांव आ जाता है। तो दैट मीन्स जो पावर हुआ करता था दोस्तों ना, कुछ आप ऐसे समझिए, पावर केंद्र के पास है, पावर स्टेट के पास था। तो इसके बाद कोई पावर ही नहीं था, कोई राजनीतिक ऐसी संस्था नहीं थी दोस्त जो इस सब लोगों के लिए कोई निर्णय ले पाती, कि गांव के लिए निर्णय ले पाती, ब्लॉक के लिए ले पाती, तहसील जिला स्तर पर। तो इसी बात को लेकर के इनके शक्तियों का जो विभाजन यहां पर भी हो, इसी बात को कहा गया कि विकेंद्रीकरण, मतलब कि शक्तियों को विभाजित करना धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है आप समझिए। तो पावर का जो डिवीजन है वो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के समय से ही शुरू होना हो गया था पंचायत को लेकर के। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ब्रिटिश सरकार ऐसा करना चाह रही थी?
ये बड़ा सोचनीय विषय है। जब ब्रिटिश सरकार ऐसा क्यों करती है, आप बताइए। अगर गांव स्तर पे ऐसा करेगी प्रिय मित्रों तो बड़ी दिक्कत होगी उन्हें। तो देखिए, गांव स्तर पर करेगी तो जागरूकता ज़्यादा पहुंचेगा, डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा, और कोई भी आदमी गुलामी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसी बात को लेकर के अंग्रेज किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं चाहते थे कि इनका गांव के लेवल पे जाकर विकास हो। और यकीन मानिए इसी बात को लेकर के पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन सवाल ये था कि जो पंचायती राज व्यवस्था की मैं बात करूं यहाँ पे, धीरे धीरे करके आप एक एक डेवलपमेंट करके समझेंगे भी दोस्तों, तो समझाऊंगा मैं। तो जो पंचायत है ना, पंचायत, यहाँ पे आपने देखा कि जो पंचायती राज का जो एक खाका जो मापा गया, जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया, एक आपके बीच में आता है फादर ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, फादर ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, याद रखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना, या इसी को डिसेंट्रलाइजेशन ना करके आप ऐसा कह सकते हैं कि फादर ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन से बेहतर है सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो जो सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के जनक, याद रखना, स्थानीय स्वशासन के जनक। इसे बहुत क्लियरली बात समझे, फादर ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन, स्थानीय स्वशासन के जनक। और जब हम स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करते हैं प्रिय मित्रों, कि मतलब जो पावर वो स्थानीय लेवल के लोगों के द्वारा, मतलब कि गांव के लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाए कि गांव का विकास कैसे होगा। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक के द्वारा निर्धारित किया जाए कि हमारे ब्लॉक की क्या क्या डिमांड्स है, कितनी रोड बनेगी, कितनी अनाज लगेगा, बस वो जितनी बेसिक बेसिक बातें वो गांव डिसाइड करे, ब्लॉक डिसाइड करे, जिला डिसाइड करे। तो यही बातें कही गई कि स्थानीय स्तर पर ही उन्हें खुद से विकसित करने का अधिकार मिले, खुद से विकसित करने का पैसा मिले, डेवलप करने का। तो यही है स्थानीय स्वशासन के जनक। और जो स्थानीय स्वशासन के जो जनक आता है दोस्त, इनका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन आपको पता है कि ये 1880 से लेकर के 1884 तक भारत के वायसराय थे। लॉर्ड रिपन कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। तो ये आपके एग्जाम्स में कभी भी पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा अगले स्टेप की तरफ बढ़ूंगा और धीरे धीरे आपको इस पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। देखिए, लॉर्ड रिपन ने याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन ने तालुका बोर्ड, मतलब मद्रास में तालुका बोर्ड या और जिला बोर्ड तालिका बोर्ड या जिला बोर्ड गठित करने का अधिकार दिया। तो याद रखिएगा दैट मीन्स ही वांट टू एस्टेब्लिश टू स्ट्रक्चर। यहां पे दो स्ट्रक्चर की बात की गई है दोस्तों। एक स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान देना। तो एक स्ट्रक्चर था तालुका बोर्ड और दूसरा क्या आ गया प्रिय मित्रों? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अब ये देखिए दैट मीन्स दो ऑर्गन्स यहां पे पैदा हो गए, दो घटक यहां पे। तो तालुका बोर्ड जिला बोर्ड की बात इन्होंने ये बात कह दी थी 1882 में ही, मतलब कि ये घटनाएं शुरू हो गई थी इंडिया में 1882 के आसपास से।
धीरे धीरे करके 1920 में मद्रास में, उत्तर प्रदेश में, कई सारे जगहों पर इसके विकास के एक नए नए आयाम लिखे जाने शुरू हो गए थे। अगर हम थोड़े से इनके और डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक आज़ादी के पहले एक इनिशिएटिव था लॉर्ड रिपन का। इसीलिए लॉर्ड रिपन, ऐसे नहीं कि लॉर्ड रिपन केवल इतना ही काम किए हैं, जब इनके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कई सारी बातें आप सुनेंगे। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे मतलब इन्होंने एक विकास और एक डेवलपमेंट का अपना एक नज़रिया बनाया। तो धीरे धीरे करके फिर ये घटना पहुंची 1920-50, इसके बाद एक लंबा कहते हैं कि खाका खींचा गया दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए, आपको पता है, थोड़ा सा और देखें तो भारत शासन अधिनियम 1919 में याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या ऐसे लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इंडिया एक्ट 1919, याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 में याद रखिएगा कि देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट, मतलब कि ब्रिटिश डुअल गवर्नमेंट, और इसी को डायरकी कहा गया। और क्या कहा गया? डायरकी, याद रखिएगा कि डायरकी। ब्रिटिश सरकार ने द्वैध शासन की शुरुआत की अब द्वैध शासन की जो शुरुआत की थी, दो शासन की बात इन्होंने की। एक काम क्या किया कि जो भारतीय मंत्री जीतेंगे, यहां पे दो है, यहां पे अगर डुअल गवर्नमेंट जो लेकर आए, पता नहीं कैसे इसे डुअल गवर्नमेंट ऐसे लेकर आए। एक इन्होंने कहा कि गवर्नर एंड इट्स काउंसिल, गवर्नर और उसकी परिषद, इनके पास सारा रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर आया, रेवेन्यू राजस्व का मुद्दा आया दोस्त इनके पास में। किसका मुद्दा आया? राजस्व, ठीक है। और अगर हम इनकी थोड़ी सी बात करें दोस्तों, तो एक आया इंडियन मिनिस्टर, भारतीय मंत्री। अब इनके पास जितने सारे आए, राजस्व आ गए दोस्त, इनके पास फेमाइन था, आपसे बता देता हूं, अकाल था इनके पास, ठीक है ना, ठीक है। तो जितनी सारी ही चीजें हैं, ये सब सारे एटसेट्रा इनके पास है। भारतीय जो मंत्री थे, इनके कई सारे ही बात की गई। जो भारतीय मंत्री थे, रेवेन्यू था, पैसा था, सब इनके पास था, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सब इनके पास है, ठीक है। लेकिन जो भारतीय मंत्री हमें यहां पे इंडिकेट करना है, यहां पे क्या था? यहां पे था सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। इसकी बात यहां पे आई, स्थानीय स्वशासन की बात आई, स्थानीय स्वशासन। फिर यहां पे आया दोस्त हेल्थ, इसकी बात आई, हेल्थ, स्वास्थ्य आया यहाँ पे, स्वास्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हेल्थ, मतलब हेल्थ आया, स्वास्थ्य आया, कई सारी बातें यहाँ पे इन्होंने शामिल कर ली कि हेल्थ, स्वास्थ्य, फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स,
वेलफेयर प्रोग्राम, इसकी भी बात कर दी कि जो वेलफेयर प्रोग्राम, कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, मतलब कि वो सारी चीजें जिसके लिए पैसे की जरूरत पड़ रही थी। तो सवाल है कि ये लेकर तो आए जरूर इन सारी बातों को, लेकिन इसके लिए पास पैसा ही नहीं था। वैसे ही जैसे केजरीवाल जी तड़प रहे होते हैं कि केंद्र सरकार हमें और पैसा दे दे, हमें और पैसा दे दे, पैसे की बात करते रहते हैं, केंद्र सरकार मानती नहीं थी दोस्तों। तो ये जो इंडियन मिनिस्टर हैं, इसी को जो द्वैत शासन का जो एक चोला दामन जो पहनाया गया यहाँ पे, इसी बात को लेकर के बड़ी रोष आया लोगों में। लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है इस बात को लेकर के, इन बातों को लेकर के धीरे धीरे ये पूरी तरीके से काम करने लगे। और ये जो भारतीय मंत्री थे, ये भारतीय मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो काम नहीं कर पा रहे थे, कुल मिलाकर के उत्तरदायी होते थे, याद रखिएगा इस बात। तो काम नहीं कर पा रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर थी, ये कोशिश खूब भारतीयों ने करनी शुरू कर दी, इधर ध्यान देने लगे। अब देखिए और देखिए 1920 के बाद, याद रखिएगा कि 1920 1920 के बाद गांधी जी ने देश का दौरा किया और बदहाल गांव की मुद्दों को उठाना शुरू किया, ठीक है ना। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी, शुरू किया, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि बदहाल जो गांव हैं उनके मुद्दे को इस कदर उठाना शुरू किया था कि जो लोगों के बीच में चेतना जागरूक होना शुरू हो गया। गांधी जी ने बड़े लेवल पे इस बात को लेकर के लोगों से वादा किया था, कहा था कि यदि आप मदद करेंगे, भारत आजाद होगा तो आपका अपना देश होगा, अपने लोग होंगे और गांव का विकास होगा। ये बात जब इन्होंने कहना शुरू किया तो लोगों को लगा कि वाकई में जब भारत आजाद हो जाएगा तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसी बात को लेकर के जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था दोस्त, तो याद रखिएगा कि जो आर्टिकल है, यहीं से रियलिटी में आर्टिकल 40 में एक बात कही गई थी, ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत मतलब ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, इस बात को याद रखना, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। और यह भी आपके एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा जाएगा, जो ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक है ना। तो एक तो यह हो गया कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन कहा गया था, और आपको पता है ये किसका भाग्य था, राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का था, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। अब देखिए, राज्य के नीति के निदेशक तत्व में चर्चा की गई थी इस बात को लेकर के, ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। राज्य के नीति के निदेशक तत्व क्या थे कि जैसे जैसे भारत विकसित होता जाएगा, हमने बताया भी था आपको पहले भी यूट्यूब वीडियोज में, आप में देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में जो हमने डीपीएसपी पढ़ाया, तो उसमें आपको दिखेगा कि जैसे जैसे राज्य विकसित होता चला जाएगा वैसे वैसे हम उन सारे बावजूदों को, प्रावधानों को लागू करते हुए चले जाएंगे। तो भारत चूंकि 1950 में, आपको पता है कि जब आज़ाद हुआ भारत, तो 1950 के दौर में भारत इतना गरीब था कि ग्राम पंचायतों के विकास को पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा था और ना ही दे पाता।
क्योंकि उसके लिए पैसा होना चाहिए था, रोड नालियां बिल्डिंग इसके लिए बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए पैसा होना चाहिए था दोस्त, और पैसा सरकार के पास था ही नहीं, क्योंकि भारत एक गरीब था। अंग्रेजों ने इतनी ज़्यादा लूटा था भारत को कि लूटने के बाद इनके पास भुखमरी का शिकार हो गया था भारत पूरी तरीके से। उस भुखमरी के दौर में काफ़ी लोगों ने खूब फायदा उठाया भारत का, गड़बड़ सारे जितने सड़े हुए अनाज दे देना अमेरिका के द्वारा। भारत विवश था कि जो दिया आपने उसकी आलोचना तो जरूर हुई, लेकिन किसी काम का नहीं था। अमेरिका ने कितने क्या क्या लोगों ने हम लोग को सताए हैं दोस्त, जब भारत की आज़ादी के समय में। तो ये एक समझने वाली बातें हैं दोस्तों। एक तो ये हो गया कि ग्राम पंचायतों का गठन हो गया। इसी बात को लेकर के गांधी जी का सपना था कि गाँव का विकास हो। गांव के विकास को लेकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ना भी शुरू हुए दोस्त इन बातों को लेकर के, और चर्चाएं भी खूब कर रहे थे लोग। लेकिन 1950s के बाद कहते हैं कि एक भारत सरकार ने एक नया स्टेप लेते हुए, भारत सरकार में कौन नया स्टेप लेते हुए, मतलब कि नेहरू गवर्नमेंट कांग्रेसी पूरी तरीके से आपसे बता देता हूं कि इस बात को लेकर के हमेशा सजग रहें। जो कांग्रेस है ना, ये बेसिकली तो गांव किसान को फोकस करती है। लेकिन ये देखें कहीं कि हर एक पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। कांग्रेस गांव किसानों को फोकस करती है, बीजेपी गवर्नमेंट किसे फोकस करती है, अर्बन को फोकस करती है, शहरों को फोकस करती है। तो ये दोनों के नैरेटिव्स में एक अपने आप में बदलाव दिखाई देता है, दोनों ही कैसे सोचते हैं। तो इस बात को लेकर के धीरे धीरे करके आप इसे सोचिए अगर और देखिए, तो तीसरी एक बहुत बड़ी घटना सामने ये आ जाती है कि 1952 में, अब देखिए धीरे धीरे करके आज़ादी के बाद नेहरू सरकार ने एक स्टार्टअप लिया अच्छे तरीके से। 2 अक्टूबर, चूंकि घटना ये गांधी जी का ड्रीम था, 2 अक्टूबर 1952 में एक नई शुरुआत गवर्नमेंट ने किया था दोस्त। 2 अक्टूबर 1950 में अगर आप चीज़ें देखना शुरू करेंगे यहाँ पे, तो कुछ आपको ऐसे नजर आएगा। देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामुदायिक विकास योजना। अब ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है दोस्तों, ठीक है ना, इसका मतलब कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कहाँ से है, ये है अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, ठीक है ना। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, इसका जो ऑब्जेक्टिव्स था कि करना क्या था, तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उद्देश्य थे दोस्त, उद्देश्य याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका उद्देश्य क्या था, वाई मतलब कि ही इंट्रोड्यूस द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था दोस्त, एक बहुत गजब की बात है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब था कि सामाजिक और आर्थिक, याद रखिएगा कि सामाजिक और आर्थिक विकास में, सामाजिक और आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना था, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। अब इस बात को लेकर के बड़ा गजब की बात था दोस्त कि सामाजिक और आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन सवाल ये है कि सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को जनता तब कुछ कर पाती दोस्तों ना, जब इसको क्या है, आम जनता समझ पाती है क्या है सामाजिक आर्थिक विकास के बात को दोस्त। ये समझनी, ये नोट कर लेना दो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रिय मित्रों। ये एक नहीं, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम्स में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं मैं आपको। एक नहीं कितनी बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो आप आगे से मतलब कि जब भी कुछ हम ऐसी चर्चा करते हैं तो इसे बहुत अच्छे से नोट कर लिया करिए। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो मैंने लाइन बताई है दोस्त,
कि किस लिए था, तो सामाजिक और आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था सामुदायिक विकास योजना से। लेकिन नेहरू का, अब ये चूंकि ये किसका सपना था गांव का विकास, यह सपना नेहरू का था दोस्त, याद रखिएगा इस बात को, यह सपना नेहरू का था, यह सपना नेहरू का था, नेहरू का था। अब नेहरू जितनी ज्यादा लेकर के गांव के विकास को लेकर के जैसे तड़प रहे हो कि कैसे कुछ कर दें, नेहरू एक समाजवादी नेता थे भी, आप जानते हैं कि नेहरू एक समाजवाद को एक्सेप्ट किया था, समाजवादी नेता थे भी वो। तो नेहरू जिस कदर से मतलब भागीदारी को सुनिश्चित करना चाह रहे थे, वो इतना आसान काम तो नहीं था दोस्त 1950 के आसपास में, लेकिन हाँ इनिशिएट किया नेहरू ने पूरी तरीके से। तो इसी बात को लेकर के एक प्रोग्राम इन्होंने और स्टार्ट किया था दोस्त, जिसका नाम था, आपको पता होना चाहिए। देखिए अब मैं इसी को देखता हूं, अगले की तरफ अगर बढ़ूं तो देखिए एक और इन्होंने लेकर आए थे दोस्त कि मतलब इन्होंने 1953 में 1953 में एक प्रोग्राम और स्टार्ट किया। मतलब कि अगर आप बात कर लीजिए यहाँ पे, तो यह योजना असफल हो गया था, यह योजना असफल हो गया था। याद रखिए ये योजना क्या हो गया था, असफल हो गया था पूरी तरीके से। तो इस बात को लेकर के अगर हम देखें आगे बढ़ें तो कुछ ऐसे नजर आएगा दोस्तों। 1953 में 1953 में राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना चलाया, लेकिन यह योजना भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। मतलब कि अब सवाल ये है कि अशिक्षा इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है दोस्तों, इतने ही सारे लोग हमारे दोस्तों। सबसे पहले तो मन से एक बात कह देता हूं कि प्लीज़ इसे आप शेयर कर दीजिए चारों तरफ, ये आपके लिए है, आपका अपना सेशन है, खूब इस पर मेहनत किया जाता है, आपके लिए इतनी तड़प रहती है दोस्त। हम चाहते हैं ना कि कितनी ज़्यादा कंटेंट आपको दे दें। मैं चाहता तो हूम हजाम मैं मार काटूँ, हुड़ान हुड़ान करता रहूँ मैं आपसे, यह हुडुम्बो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और जितने सारे यहाँ पे ये सब मक्खन फैक्ट है, मक्खन की तरह हजम कर जाइए इसे पूरी तरह, जैसे खाते हैं एकदम जलेबी की तरह, वही मज़ेदार वाली चीज़ें हैं कि इसको सबको अगर आप कर गए, आपसे बता देता हूँ, और जब आप पेपर एक दिन, जिस दिन मैं यूट्यूब वाली सेशंस को समाप्त करूँगा, सारा देखेंगे, कोई ऐसा चीज़ ही नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो दो। तो पूरी तरीके से याद रखिएगा कि आप इसे अच्छी तरीके से करिएगा कि 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना भी लाया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस बात को लेकर के नेहरू करें तो क्या करें, नेहरू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और इसीलिए 1957 में 1956 में ही गठित कर दिया था जो एक नाम आया बलवंत राय मेहता कमेटी। याद रखिएगा 1957 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो सामने आपके बीच में आए, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसे आपको शॉर्ट फॉर्म में BR मेहता, आज के समय में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, BR मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। और जो बलवंत राय मेहता थे, बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, आपसे बता दूं दोस्त, ये आपके एग्जाम्स में कई सारी चीज़ों में ये योगदान दिए हैं, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, पंचायत की कर रहे हैं। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी हैं, इन्होंने, आपसे बता दूं कि
ही रिकमेंडेड 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। बलवंत राय मेहता कमेटी ने, याद रखिएगा कि ही रिकमेंडेड या ही रिकमेंडेड 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, ही रिकमेंडेड 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के रिकमेंडेशन किया, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की है, इसी को मतलब मैं लिखूंगा। लेकिन याद रखिएगा एक लाइन कि बलवंत राय मेहता को, याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कहा जाता है। वस्तुकार कहा जाता है। याद रखना इस बात को लेकर के, ये कभी भी आपके एग्जाम्स में आएगा कि ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, समझ में आया आपको ना पूरी तरीके से एकदम अच्छे से क्या करना है कि रीड कर लेना है, समझ लेना है, और शायद आपको है कर भी पाए। हमें नहीं लगता कि आप आगे कोई गड़बड़ी इस टाइप से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलवंत राय जो मेहता हैं, इनको पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कहा जाता है। और इसी बात को लेकर के इन्होंने, देखिए मैं आगे बढ़ता हूं और आप देखेंगे इसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है वो क्या है, 3 स्तरीय। तो जो 3 स्तरीय इन्होंने कही है 3 टियर, वो है क्या 3 टियर, आप देखिए तो जरा। 3 टियर तो 3 टियर में सबसे पहला क्या है, पहला लेवल क्या है, पहला लेवल था दोस्त ग्राम पंचायत। पहला क्या है, ग्राम पंचायत। पहला क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, एट विलेज लेवल। याद रखिएगा ग्राम पंचायत कहां पे, गांव स्तर पर, गांव स्तर पर। दूसरा तो देखिए ग्राम पंचायत कहां लाया गया, गांव स्तर पर। एक ऐसी नई राजनीतिक संस्था का गठन किया जाएगा जो गांव स्तर पर होगा, और काफी इंपॉर्टेंट होगा ये कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरा जो सेकेंड टियर की बात करेंगे दोस्तों, सेकेंड टियर की बात, तो जो सेकेंड टियर की बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए जो सेकेंड टियर पंचायती राज है वो है समिति पंचायत। एक क्या है, समिति पंचायत। समिति पंचायत समिति पंचायत ये क्या है, एट ब्लॉक लेवल, एट ब्लॉक लेवल। ये कहां पे है, समिति पंचायत क्या है,
ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर क्या है? समिति पंचायत है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और तीसरा, एक आया मंडल पंचायत, सॉरी एक आया जिला पंचायत, जिला परिषद, जिला परिषद और जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो एक आया जिला परिषद, जिला परिषद या जिला पंचायत और जिला पंचायत, जिला जिला पंचायत, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बातें हमने कर ली इस बीच में। ये क्या है? एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, ये जिला स्तर पर है, जिला स्तर पर। तो दैट मीन्स 3 राजनीतिक संस्थाएं बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन को तहे दिल से नेहरू ने अच्छी तरीके से क्या कर लिया? स्टार्ट, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया। और नेहरू ने एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स अब अगर थोड़ा सा हम अगले स्तर पर और भी ध्यान दें, या यहीं पे आप लिख लीजिए, यहीं पे लिखिए कि लिखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, याद रखिएगा इस बात को लेकर के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद accepted the proposal of बल्लभ बी आर मेहता कमेटी, बी आर मेहता कमेटी। मतलब कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति के, ये कब किया है दोस्तों? डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को लेकर के, कभी भी आपके एग्जाम में दस्तक देगा। डेट है 12 जनवरी 1858, 1958, 12 जनवरी 1958 को इनके प्रपोजल को, ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश को स्वीकार कर लिया था, सिफारिश को स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता देता हूं कि बी आर मेहता कमेटी ने के रिकमेंडेशन को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जैसे ही एक्सेप्ट किया, आपसे बता देता हूं, कहीं ना कहीं एक नई क्रांति की शुरुआत धीरे धीरे शुरू हो गया। समझ गए आप लोग? तो आप बुझे कि नहीं बुझे? बुझ गए ना? हाँ। तो देखिए जितने ही सारे लोग हैं, देखिए एक जानते हैं कि नहीं, स्टडी ना एक बहुत पेशेंस का खेल है यार। ये कोई आप लेखपाल नहीं बनने जा रहे हैं, कोई आप पटवारी नहीं बनने जा रहे हैं, आप बनने जा रहे हैं ऑफिसर, अधिकारी। और ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने स्टडी को बहुत स्मूथली और धैर्य से करिए। कहते नहीं है कि तेरे उल्फत के कसीदे यूं ही नहीं पढ़े जाते हैं, उसके पीछे के कभी संघर्ष को तो देखो। कितनी गजब की बात है दोस्त कि आपके कसीदे तभी गढ़े जाएंगे, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को नहीं दिखाई देता कि कितनी रातें, कितना दिन, आपने कितने सपने इसको लिए ताने दाने बुने हैं। जब लोग बढ़िया बैठ के मौज काट रहे थे तब आप किताबों में लगे हुए थे।
तो कई चीज़ें हैं दोस्त, या पहले आराम कर लीजिए, बाद में मतलब कि दुखों का सामना करिए, या पहले दुखों का सामना कर लीजिए, बाद में मौत। सरकारी नौकरी एक जन्नत है, एक स्वर्ग है दोस्त, और जन्नत और स्वर्ग को पाने के लिए थोड़ी सी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, और वो आप चुका भी रहे हैं। हमें खूब पता है दोस्त कि यूट्यूब पे बहुतेरों वीडियो होंगी आपको पंचायती राज व्यवस्था की, लेकिन जिस डिटेल और डेवलपमेंट पेशेंस के साथ यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा, यकीन मानिए उसका अपना ही रूप होगा। ये कंप्लीटली पूरी बीपीएससी, यूपीपीसीएस और सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर है। अगर आप सिविल सर्विसेज भी दे रहे हैं तो यकीन मानिए आई एम डेडली श्योर कि आपको इससे बेहतर कंटेंट शायद ही आपको मिले। हमने पूरी तरीके से उसी पैटर्न पे ढाला है कि आप रम जाइए पूरी तरीके से। मतलब कि कहते नहीं है कि इसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ना रहे, ठीक है। और पीडब्ल्यू का जो चैनल है इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पूरी तरीके से चारों तरफ अपने ग्रुपों में बांट दीजिए, और पता लगे कि पीडब्ल्यू की जो विशेषता क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी चीज क्या है कि गांव गांव तक इसे फैलाइए दोस्त अच्छी तरीके से। मतलब कि ये लगे अलग पांडे सर का ड्रीम है कि आप अपने सपनों को बड़ी आसानी से यूं ही क्या है आप पूरा कर लें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, आपसे बता देता हूं, जो मैं चाहता हूं वो आप कर भी रहे हैं इस हिसाब से, ठीक है। और देखिए, अब मैं इसी के बाद तो बलवंत राय मेहता कमेटी से आगे लेकर चलता हूं। देखिए, आपके एग्जाम में ना ऐसे केवल डायरेक्टली आ जाएगा, आपसे बता दूं कि मतलब कि सवाल डायरेक्टली इस बेस पे आ जाए कौन सी कमेटी रिलेटेड है किससे नहीं रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, एक कमेटी है दोस्त 1963 में बनी थी, याद रखिए, संथानम कमेटी, संथानम कमेटी, संथानम समिति, संथानम समिति। और संथानम समिति रिलेटेड टू द पंचायत। याद रखिएगा कि एक और भी है यही संथानम, याद रखिएगा कि एक 1965 में भी बनी थी संथानम, यही बने थे संथानम, संथानम कमेटी। ये इलेक्शन से रिलेटेड थी, याद रखिएगा, इलेक्शन रिफॉर्म से, किससे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स, मतलब कि चुनाव सुधार से संबंधित है, किससे, चुनाव सुधार। तो आप दोनों में डिफरेंस करके रखिएगा, चुनाव सुधार कई सारी, एक ही व्यक्ति कई सारे चीजों के रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो संथानम समिति रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम, यहां पे रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम, रिलेटेड टू द पंचायती राज, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये भी याद रखेंगे आप, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से है। तीसरा, एक बात याद रखिएगा कि 1964 में वन ऑफ द डायनेमिक पर्सनालिटी, याद रखिएगा कि नेम्ड है, जो आपके एग्जाम्स में आएगा, वो थे सादिक अली कमेटी, सादिक अली कमेटी, याद रखिएगा, सादिक अली कमेटी, सादिक अली समिति, सादिक अली समिति, याद रखिएगा। सादिक अली जो समिति है इसका काम क्या था, टू रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ, टू रिव्यू द, टू रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ, याद रखिएगा, टू रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, सिस्टम इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, नागौर
डिस्ट्रिक्ट। अब सुनिए एक बात और, तो इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, एक तो ये था। तो जो समितियां हैं, लेकिन अब इस समितियों को सादी कली से पहले बात बता दूं कि नागौर, याद रखिएगा कि नागौर पहली बार पंचायत शुरू कहां हुआ था? नागौर में। नागौर जिले के पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करना था, कि व्यवस्था की समीक्षा करना। एक बात यहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, अगर आप चाहें तो यहीं पे लिख लीजिएगा, बड़े आसानी से एकदम बोल्ड शब्दों में लिख लीजिएगा कि ताकि गलती ना हो। 2 अक्टूबर, याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1959, याद रखिएगा कि पंचायती राज सिस्टम, या ऐसे लिख लीजिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था जिला, ठीक है ना, लिखिएगा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी, नागौर जिले से हुई थी। कुछ समय के बाद दूसरा जो पंचायत, कुछ समय के बाद, एक ही समय में कुछ ही समय के बाद आपसे बता दूं कि पंचायत की शुरुआत फिर कहाँ हुआ था, तो कुछ ही समय के बाद, आप याद रखिएगा, कुछ ही समय के बाद इन्होंने जो दूसरा, तो पहला राजस्थान, दूसरा कुछ समय के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो तीसरा स्टेट था वो असम था। कौन सा? असम में। तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश में कहां से किया गया था दोस्तों, कभी अगर पूछ ले एग्जाम में आपके, तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से। कहां से? कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के कहां से? कर्नूल। तो याद रखना इस बात को लेकर के ये शुरू किया गया था। और सादी कली की जो समिति आई दोस्त, इन्होंने ही पूरी तरीके से पंचायती राज को गठन किया और कहा कि समीक्षा किया नागौर का, और कहा कि ये पूरी तरीके से लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं पंचायत क्या है, वहाँ पे रीजन्स क्या है, वहाँ पे लिटरेसी बहुत कम है, पंचायतों को फंड कम मिलता है। इसी सब बात को लेकर के सादी कली समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, वो एक डायनेमिक रिपोर्ट था अपने आप में, बता दूं। तीसरा जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था आपके बीच में, सादी कली के बाद जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ये है 1977 का दौर है दोस्तों। 1977 आपके इतिहास में ऐसे भी अमर है, आपको बता दूं कि 1977 बेसिकली मोरारजी देसाई का समय है, आपसे बता दूं। और जो मोरारजी देसाई हमारे हैं, ये मोरारजी देसाई ने पूरे भारत में क्रांति की बिगुल जो फूकी है, अगर आप इसे समझें तो बहुत बड़ी बात है। 1977 में एक कमेटी बनी जिसका नाम है अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक है। और अशोक मेहता कमेटी, मोरारजी देसाई, वैसे ही मोरारजी देसाई के लोग गांव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो थे, मतलब संजीदगी से काफ़ी उसे सीरियसली लेते थे, क्योंकि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये सारे ही लोग गांव से आते थे दोस्त। और गांव से आने की वजह से गांव के विकास को लेकर के काफ़ी मतलब ज़्यादा, मतलब कहते हैं कि संवेदनशील थे। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह तो वैसे भी एक किसान थे दोस्त, एक मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान नेता थे, जाट थे वो। और वो चौधरी चरण सिंह के वाले जो समय का एक दौर था दोस्त, जो एक ग्लोरियस समय है भारत में, आपसे बता देता हूं मैं। और 1977 में अशोक मेहता ने, याद रखिएगा, अशोक मेहता, देखिए, ही रिकमेंडेड
ही रिकमेंडेड 2 tier पंचायती राज सिस्टम, 2 tier पंचायती राज सिस्टम, याद रखिएगा 2 tier पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। पंचायती राज सिस्टम, इन्होंने याद रखिएगा कि इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, तो याद रखिए 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, 2 tier पंचायती राज सिस्टम। अब इन्होंने जो 2 tier पंचायती राज सिस्टम की बात की, ये देखिए एक पहली बात तो ये था मंडल पंचायत, क्या लेकर आई ये दोस्त, मंडल पंचायत, मंडल पंचायत, मंडल पंचायत। और जो दूसरा ये लेकर आए मंडल पंचायत के बाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ये मंडल पंचायत लेकर आए और दूसरा लेकर आइए जिला पंचायत लेकर आए, और जिला पंचायत, जिला पंचायत। और ये जो जिला पंचायत लेकर आए दोस्तों, जिला पंचायत, और जिला पंचायत, और ये भी याद बता जिला पंचायत, लेकिन जो टेन्योर लेकर आए दोस्त, जो टेन्योर लाए, जो कार्यकाल इन्होंने बताया था, वो कार्यकाल 4 वर्ष का बताया था। कितना कार्यकाल, कितना बताया, 4 year का, आपसे बता दो 4 वर्ष का कार्यकाल बताया। लेकिन याद रखिएगा कि अशोक मेहता समिति के रिपोर्ट को लागू ही नहीं किया गया दोस्तों। कितनी गजब की घटना देखा ना आपने कि अशोक मेहता समिति के रिपोर्ट को लागू ही नहीं किया, ये बहुत गजब की बात है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि अशोक मेहता समिति के, अशोक मेहता समिति के सुझाव को लागू नहीं किया गया, सुझाव को लागू नहीं किया गया, नहीं किया गया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कई सारे ऐसे स्टेट है जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में 2 ही स्तर है दोस्त। कई सारे ऐसे पंचायती राज व्यवस्था केवल जहां ग्राम पंचायत ही है, केवल एक ही स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बट चूंकि पंचायत इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, पंचायत एक राज्य का विषय होगा जब भी संवैधानिक, सारा खेल जो आप समझ रहे हैं दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ एक संवैधानिक बनाने का दौर चल रहा है। तो आप इसे पूरी तरीके से नोट कर लीजिए और जैसे भी करके, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि अगला जो एक और मतलब कमेटी जो बनेगी, आपसे बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो कभी ना कभी आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहते ही हैं ये। तो देखिए एक और आया था, मैं आपसे बता दूं कि 1900, याद रखिएगा कि 1985 में, अगर आप कभी देखें कि 1985 में ऑन द रिकमेंडेशन, देखिए पहली बात तो एक और बनी थे जिसका नाम था GBK राव कमेटी, GBK राव कमेटी, GBK राव समिति, GBK राव, GBK राव समिति। तो जो GBK राव समिति है, देख लीजिए, यह योजना आयोग के सिफारिश पर गठित की गई थी, यह योजना आयोग के सिफारिश पर गठित की गई थी, सिफारिश पर गठित की गई थी। एक तो ये थे कि किसे, प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसे गठित किया गया था, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। दूसरा एक कहानी ये है, ठीक है ना, दूसरा याद रखिएगा
कि जो मतलब जीबी के राव कमेटी है, याद रखिएगा, ही रिकमेंडेड 4 टियर पंचायती राज सिस्टम। याद रखिएगा, ही रिकमेंडेड 4 टियर, ठीक है ना, 4 टियर पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। याद रखिएगा, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, व्यवस्था की सिफारिश की। बहुत गजब की बात बता रहा हूं आपसे मैं, सिफारिश की। आप कभी सोचेंगे तो जो 4 टियर पंचायती राज सिस्टम है, देखिए कि वो 4 टियर कौन कौन सा है। जो 4 टियर पंचायती राज सिस्टम है उसका पहला पार्ट देखिए। एक इन्होंने बताया जो होगा, जो 4 टियर पंचायती राज सिस्टम की जो डेवलपमेंट्स है, आपसे बताऊं कि ये बार बार ये पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी आप इसे हल्के में ले लीजिए, आप इसे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें, मेमोराइज कर लें। क्योंकि मैं इसे ना चाहता था तो बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी भी करा सकता था, क्योंकि मैं चाहता पीपीटी यूज करता, मुश्किल से आधे घंटे में समाप्त कर देता, लेकिन वो आधे घंटे वाली परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगी और एक लॉन्ग टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है, दोनों ही याद रखना है। ठीक है ना, कि क्या ही सिस्टम है। तो एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, नंबर 1 सबसे पहली बात देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या सिस्टम्स है। अगर हम देखें तो जो पहली हम यहाँ पे बता रहे हैं वो है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा, ग्राम सभा। याद रखिएगा, ग्राम सभा। पहला इन्होंने क्या बताया दोस्तों? ग्राम सभा बताया। ठीक है, दूसरा फर्स्ट टायर इनका हो गया। दूसरा, क्या गजब की बात है दोस्तों ना, मजा आता है ना। दूसरा, तो जो दूसरा है इन्होंने उसको मंडल पंचायत कहा। क्या कहा? मंडल पंचायत। मंडल पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्त, मंडल पंचायत। तीसरा देखिए गजब की बात, मंडल पंचायत। और एक जो तीसरा इन्होंने बनाया था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राम पंचायत पे इन्होंने एक तीसरा एक मंडल पंचायत भी बनाया। और मंडल पंचायत को अगर आप समझिए तो एक है जिला पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो मंडल पंचायत हो गया। और तीसरा एक देखिए, जो फोर्थ पिलर है, जो चौथा टियर था मंडल पंचायत के बाद, वो बताया इन्होंने राज्य विकास परिषद। क्या बताया? राज्य विकास, राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद। याद रखिएगा इस बात को लेकर के, राज्य विकास परिषद। तो 4 टियर पंचायती राज, ये तीसरा टायर था जो आपने देखा। ठीक है, और ये है 4th टियर। तो 4 पिलर की बात की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की, जो 1985 में एक टियर के रूप में 4 टियर जीबी के राव समिति ने किया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए दोस्त की बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से मतलब ये समय है राजीव गांधी का, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सब समितियां आप याद रखिएगा। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि इन्होंने और सारी ही बातें की है। याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो क्या क्या और रिकमेंडेशन किया था, तीसरा तीसरा जो रिकमेंडेशन इन्होंने और सारी बातें की हैं वो भी याद रखिएगा कुछ। जैसे इन्होंने एक और डेवलपमेंट की बात की थी, वो ये था कि देखिए रिजर्वेशन की बात की थी। याद रखिएगा, रिजर्वेशन,
रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन्स, याद रखिएगा, वुमेन्स मतलब कि अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं के आरक्षण तथा इन्होंने महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश और चौथा एक पॉइंट और कहा था, फाइनेंस कमीशन की बात की थी। किसके? फाइनेंस कमीशन। एक बहुत गजब की रिकमेंडेशन आया था दोस्त, एक फाइनेंस कमीशन, एक वित्त आयोग होना चाहिए था, वित्त आयोग, याद रखिएगा। तो एक वित्त आयोग की बात की थी। अपने आप में तो तीन बातें हैं। पहला क्या कि आपने क्या देखा कि ये योजना आयोग के सिफारिश पर जीबी के राव कमेटी। दूसरा क्या देखा आपने कि इसे 4 टियर पंचायती राज, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। तीसरा क्या दोस्त किया इन्होंने? अनुसूचित जाति जनजाति की बात, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के आरक्षण की बात। कितनी गजब की बात है ना कि पहला जो कौन सा ऐसा कमीशन था जिसने महिलाओं के आरक्षण की बात की थी, तो जीबी के राव समिति ने पहला वो समिति थी जिन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। और जो चौथा पॉइंट था दोस्त वो था वित्त आयोग होना चाहिए, जिससे पंचायत प्रोवाइड्स मोर फंड, पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मतलब वित्त मिलेगा। और जब तक आप इसको ना दूसरे एंगल से भी सोचिए, ज़्यादा वित्त के लिए भाई अगर ग्राम प्रधान है, सरपंच है, आपको पता है इस बात को लेकर के, ग्राम प्रधान और सरपंच को अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो विकास करेगा कैसे गांव का? कभी आप सोचिए तो इस एंगल पे भी आइए, तो शायद कई सारी बातें आपके बीच में खुल जाएंगी पूरी तरह से पर्दे। भाई अगर उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो कैसे विकास करेगा? उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो यही सारी बातें हैं कि फंड की बात इन्होंने कर दी पूरी तरीके से। अब देखिए एक और मतलब समिति आएगी इसके बाद जो बनेगी दोस्त, वो है एल.एम. सिंघवी समिति। याद रखिएगा कि एल.एम. सिंघवी समिति थी, ठीक है ना। देखिए 1986 में एक और, देखिए राजीव गांधी का दौर है दोस्त। राजीव गांधी कहते थे ना कि 1986-85 में राजीव गांधी ने एक बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि मैं केंद्र से, कहते हैं कि जब मैं केंद्र से पैसा भेजता हूँ 1 रुपया, ठीक है, तो केवल मतलब 14 पैसे ही, मतलब 1 रुपये में केवल 14 पैसे सिर्फ और सिर्फ गाँव तक पहुँचते हैं, बाकी 84-85% वो बीच में ही खत्म हो जाता है। तो अगर ये आलम है तो फिर पंचायत का विकास होगा कैसे? तो ऐसी एक संस्था बॉडी पैदा की जाए जो वहीं जाकर के इनका विकास करे, डेवलपमेंट करे। ये बहुत बड़ा मतलब एक सिस्टम है, ये डेवलप करना चाहते थे और इसीलिए को लेकर के पंचायती राज व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे मतलब एज मिला, एक एम्फेसाइज किया इन्होंने, बढ़ावा दिया दोस्तों अपने आप में। और एक समिति आई जिसका नाम था दोस्त एल.एम. सिंघवी समिति, सिंघवी कमेटी। तो लिख लीजिए यहाँ पे एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। तो एल.एम. सिंघवी समिति की जो रिकमेंडेशंस है, या देखिए तो अब इन्होंने ही रिकमेंडेड पंचायत प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। याद रखिएगा इस बात को लेकर के, इन्होंने ही कहा था ही रिकमेंडेड पंचायत प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो लिख लीजिएगा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा
तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरा, तो एक तो ये कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, दूसरा कि पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाया जाए, वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाया जाए, तो एक तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो कमेटीज देखी 1986 में जो एल.एम. सिंघवी समिति आई, इन्होंने पहली बात तो ये कहा कि पंचायतों को, ऐसा नहीं है कि केवल यही देंगे, 1988 में एक और आएंगे पी.के. थुंगन कमेटी, उन्होंने भी पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात कही थी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हाँ, और इन्होंने भी ग्राम न्यायालय की बात की थी इन्होंने दोस्त। किसकी बात की थी? ग्राम न्यायालय, मतलब कहते हैं कि ग्राम न्यायालय की बात किया था, ग्राम न्यायालय की बात कही थी, ठीक है ना। तो ग्राम न्यायालय की भी बात किसने किया था? एल.एम. सिंघवी समिति ने ही ग्राम न्यायालय की बात की थी। क्योंकि देखिए यूट्यूब से है, हम जानते हैं दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक एक बात बतानी पड़ेगी, नहीं मामला क्या है गड़बड़ हो जाएगा, आप कहेंगे ही, ठीक है। तो इतनी सारे ही इन्होंने ही कहते हैं न्याय पंचायत की बात की थी दोस्त, न्याय पंचायत, ठीक है ना, न्याय पंचायत, ठीक है। कई सारे मतलब उसको बुना करके न्याय पंचायत बनाया जाए, कई सारे ग्राम समाज को, याद रखिएगा कि कई ग्राम पंचायत को मिला करके एक न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत मिलाकर न्याय पंचायत, मिलाकर न्याय पंचायत, न्याय पंचायत, तो ये याद रखिएगा। लेकिन सबसे पावरफुल जो होगा वो ग्राम पंचायत होगा। तो एल.एम. सिंघवी समिति की ये सिफारिशें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाएंगे। देखिए एक और आया इसी के बाद, अगर हम देख लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 1986 में देखने को मिलेगा। 1988 में एक और समिति आया दोस्त, जिसे नाम दिया गया पी.के. थुंगन कमेटी, पी.के. थुंगन कमेटी। ये सब कमेटियां कहीं ना कहीं आपके लिए एक चिंताजनक तो नहीं होगा। पी.के. थुंगन कमेटी, पी.के. थुंगन समिति। तो जो पी.के. थुंगन समिति है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी.के. थुंगन समिति। अब पी.के. थुंगन समिति इन्होंने ही कहा था कि पंचायतों को, इन्होंने भी ये सिफारिश किया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, दर्जा दिया जाए। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इन्होंने भी इस बात को लेकर के कहा था। धीरे धीरे अगर आप समझेंगे, ठीक है ना, तो इन्होंने एक और कहा था कि नियोजन, एक याद रखिएगा कि नियोजन एवं समन्वय समिति होना चाहिए, समिति गठित की जानी चाहिए, गठित की जानी चाहिए, ठीक है। तो दो बातें इन्होंने कही 1988 में कि पी.के. थुंगन समिति सिफारिशें, देखिए यही 1989 में ही, जैसे ही पी.के. थुंगन कमेटी, एक कमेटी और बनी थी इसके बाद, उनका भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस तो रहेगा ही, वर्चस्व रहेगा ही, जो कभी भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि इससे एक ग्राफ मेंटेन हो गया था, जो राजीव गांधी पूरी बात समझ गए थे कि अब वक्त आया है कैसे करके, ठीक है। और इस बात को लेकर के तो कहीं ना कहीं ये जब बातें सामने आई समन्वय समिति, तो इसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, और
राजीव गांधी गवर्नमेंट पूरी तरीके संजीदगी से लागू करना चाहती थी। और देखिए एक और आया दोस्त 1988 में ही एक और समिति बनी थी, गाडगिल समिति। गाडगिल याद रखिएगा, गाडगिल, कभी आप गलती ना करना, गाडगिल समिति, ये भी रिलेटेड था, गाडगिल समिति। और 1988 में आया था। यह भी पंचायत को लेकर के कई सिफारिशें की, लेकिन जो ऊपर हमने बताए हैं सारी समितियां वही इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा इस बात को लेकर के, देखिए कि 64th या आप कह सकते हैं 64वां संविधान संशोधन लोकसभा से पारित कर दिया गया। लोकसभा द्वारा लोकसभा में पारित कर दिया गया, पारित कर दिया गया था, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन राज्यसभा ने पारित नहीं किया, अब सवाल ये है दोस्त कि कोई पारित ही क्यों करेगा। बड़ी एक दयनीय सोचने वाली बात है दोस्त कि कोई क्यों पारित करेगा, पारित करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, कौन शक्ति को देना चाहता है। कभी आप सोचिए ना इन सब बातों को लेकर के। पावर का कोई भी इंसान डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं चाहता है प्रिय मित्रों, जैसे भी हो वो पावर को कंप्लीट एंजॉय करना चाहता है। आदमी चाहता है कि पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, हमारे पास हो। तो जब पावर कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास हो, तो ये बात तो स्वाभाविक सी है दोस्त कि वो पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहेंगे। अब ऐसा संभव ही नहीं हो कि ऐसे ना हो। तो इसी बात को लेकर के दोस्तों चीज़ें समझना पड़ेगा, आपको एक एक डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी। और इसके बाद ये समाप्त हो गया, यह समाप्त हो गया था क्योंकि लोकसभा का विघटन हो गया था, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि लोकसभा, और दूसरा ये है कि लोकसभा का विघटन हो गया था। तो ये सारी ही चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये मतलब इसी के बाद फिर आपको पता है कि बाद में दो अमेंडमेंट एक साथ में कुछ ही समय के दौरान पारित किए गए दोस्त। और वो है दोस्त, आपको पता है कि 73rd एक काम कर सकते हैं, यहीं पे हम चाहें तो एक पीपीटी यूज कर लेते हैं दोस्त, और जो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देखिए 73rd, देखिए अब यहीं पे देखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1992। तो लिख लीजिए यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो याद रखना इस बात को लेकर के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है 1992। अब इसके द्वारा संविधान में कई सारी बातें जोड़ी गई, और जो कहीं ना कहीं एक कहते हैं माइलस्टोन चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे करके आप समझते रहेंगे, इसमें काफ़ी सुधार होगा और समझेंगे भी। और यहाँ पे हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
अमेंडमेंट एक्ट 1992, तो लिख लीजिएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो दो चीजें हमें देखनी है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, दो अधिनियम हमें देखने पैरेलल, और ताकि चीजें बड़ी आसान हो जाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, तो देखिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, पहली बात तो ये 24 अप्रैल, तो लिख सकते हैं यहां पे कि इफेक्टिव फ्रॉम 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993, याद रखिएगा कि यह लिखिए 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। नंबर 2, देखिए यह पंचायती राज से संबंधित है, यह पंचायती राज से संबंधित है, रिलेटेड टू पंचायती राज, याद रखिएगा इस बात को लेकर के। अब यहां पे है क्या, देखिए जैसे हम तो पंचायती राज में देखें तो यहां भी देख सकते हैं। तो देखिए जो म्युनिसिपैलिटीज है इसके बारे में थोड़ा जानिए। जो इफेक्टिव है, ये जो इफेक्टिव, तो इफेक्टिव फ्रॉम अगर देखें हम तो 1 जून 1993 से लागू हुआ दोस्त। ये कब से, 1 जून 1993 में। पहली बात रिलेटेड टू द म्युनिसिपैलिटीज, याद रखिएगा कि लागू हुआ, ठीक है ना, कब से, यही। तो लिखिए रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज, रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज, यह नगर पालिका से संबंधित है, यह नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो 2-3 बातें आपने क्या ही देखा। एक तो ये कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, नगर पालिका से। इसी को थोड़ा हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे देखिए आप, ठीक है। ये तुलना करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप बड़े आसानी से गलती इसे ना करें, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है, गलती आप ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए अब इसके द्वारा एक बात है और, देखिए यह किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड, शेड्यूल 11
ये 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां पे भी लिख सकते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड, इन द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड शेड्यूल 12, शेड्यूल 12। तो आप लिख सकते हैं संविधान में संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, अनुसूची जोड़ा गया। तो दो बातें आपने देखी प्रिय दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि ये आपका ड्रीम नहीं है, ये केवल आप अपना ड्रीम पूरा नहीं करेंगे, यकीन मानिए आप ड्रीम पूरा करेंगे अपने दोस्तों का, अपने गांव के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का। जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है दोस्तों जब जियो और जीनो दे की कहानी नहीं होती है, जियो और जिलाने दो की कहानी होती है। समय लगे कि ज़्यादा हो रहा है, बोझिल हो रहे हैं, ऐसा लगे कि फैक्ट ज़्यादा है, तो आपके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप जाइए, एक बार घूम के आ जाइए, चाय कॉफ़ी पी लीजिए, फिर उसके बाद एक नई शुरुआत करिए। तो आई यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन यकीन मानिए कि पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि एकदम कंप्लीट, एकदम स्टेप बाय स्टेप करके एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं पूरी तरीके से डूब जाइए अपने सपनों में दोस्तों, लगे कि आपने कुछ स्टडी किया है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि अच्छे से पढ़ जाइए, दिल से पढ़ लीजिए और पूरी ज़िंदगी आप काम करिए। एक बार नौकरी लगी, आपसे बता देता हूँ, इतनी गुडविल लाइफ होगी आपके ना, जब आप उस पद पे जाएंगे तो आपको लगेगा यार हमने क्या ही किया है, जितनी हमने कीमत चुकाई है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, और सबसे प्राउड फील होगा कि आपने इतने लाख लोगों के बीच में अपने आप को क्या है, मतलब अपने आप को निखारा है, और थोड़ा नाम मेरा भी आ जाएगा उसमें। आप कहिएगा कि सर ने पढ़ाया था हमको यूट्यूब से इतना बेहतरीन तरीके से। तो मेरा तो ये हमेशा सा एक मोटो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को एक बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन मिले कि जिससे आप पूरी तरीके से लाभान्वित हो जाएं। ठीक है ना, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसी के। तो देखिए, एक तो ये आपने देखा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए पार्ट 9, याद रखिएगा पार्ट 9, इससे भाग 9, भाग 9 याद रखिएगा। और यहीं पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन सा है, पार्ट 9A, भाग 9 का, भाग 9 का दूसरा। एक और याद रखिएगा, जो आर्टिकल्स है, जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल्स है, और ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है 243, याद रखिएगा 243A से लेकर के 243O तक, याद रखिएगा। इतनी सारी बातें हैं, आपको पढ़ना है, देखना है और समझना है। ठीक है, दूसरा याद रखना इस बात को लेकर के, अगर हम थोड़ा सा ही देखें तो जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स है 243P से लेकर के आर्टिकल 243ZG तक है। ठीक है, तो ये बातें आप हमेशा याद रखना, यहाँ तक है, जो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा याद रखिएगा कि 29 वर्क, याद रखिए इस बात को लेकर के कि 29 वर्क, 29 वर्क इन पंचायती राज, इन पंचायती
राज। तो लिख लीजिएगा पंचायती राज में 29 कार्य हैं। कितने? 29 कार्य। ठीक है। जो 29 वर्क हैं, अगर आप कभी इन वर्कों को देखेंगे दोस्त तो बड़ी गजब की चीज़ें दिखाई देंगी कि जैसे इसमें क्या है, कृषि का विस्तार करना, कई सारी ही बातें हैं। कृषि जैसे कृषि कार्य करवाना, ठीक है ना, और मेला लगवाना, ठीक है ना, मेला लगवाना, कई सारी चीज़ें जैसे कृषि मेला, लघु वन उपज, लघु वन उपज, ठीक है ना। तो ये सारी ही चीज़ें, कई सारी हैं, लघु वन उपज, तो ये सब सारी ही चीज़ें आ जाती हैं धीरे धीरे करके। अगर आप देखें, ठीक है ना, पेयजल है, खादी ग्राम उद्योग है, कई सारी ही बातें हैं इसी में। पेयजल, खादी ग्राम उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग, खादी खादी ग्राम उद्योग इत्यादि, ये सारी ही सब किस में आ जाएगा? पंचायत के कामों में आ जाएंगे। और इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो पता है 18 वर्क है। इसमें कितना है? 18 वर्क इन म्युनिसिपैलिटीज, इन म्युनिसिपैलिटीज पल्टीज। तो लिख लीजिएगा नगर पालिका में 18 कार्य है। कितने कार्य है? 18 कार्य है। अब ये जो म्युनिसिपैलिटीज में 18 कार्य, तो कई सारी ही बातें आ जाती हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे नगरों में, वार्ड समितियों में सब काम करना, वहाँ पेयजल का काम करना, वहाँ पे पूरी तरीके नगर निगम के जो साफ सफाई स्वच्छता इसका सबका, तो ये सारे ही इसमें आ जाएंगे। 18 वर्ग है। तो ये कहीं ना कहीं और सारी ही बातें हैं। अगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा और कर दूँ कुछ बेसिक बातें, तो आप और समझ जाएंगे। देखिए आगे भी वैसे है, इसको लेकर के मैंने मेंशन किया है, लेकिन कुछ बातें और, जैसे पंचायत, याद रखिएगा कि पंचायत इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। पंचायत इज द सब्जेक्ट ऑफ, पंचायत इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। पंचायत राज्य का विषय है। पंचायत राज्य का विषय है, नंबर 1। और म्युनिसिपैलिटीज is also the subject of state। नगर पालिका राज्य का विषय है, राज्य का विषय है, ठीक है। याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक एनी प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत। देखिए राज्य विधानमंडल पंचायत के संबंध में, पंचायत के
संबंध में प्रावधान बना सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए प्रिय दोस्तों, जब आप इसकी तैयारी करते हैं ना, तो ये बेसिक चीजें हैं दोस्त। अब यही स्टेटमेंट में आ जाएगा। पंचायत राज्य का विषय है, पंचायत से संबंध में केवल राज्य विधानमंडल नहीं, संसद कानून बनाएगा। नहीं, कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। क्यों? क्योंकि राज्य का विषय है दोस्त। तो ये सब चीजें जब आप समझने लगेंगे तो यकीन मानिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, और पूछे जाने की संभावना रहती भी यहाँ से खूब ज्यादा है। ठीक है ना? और ये सब पूछा ही जाता है, बार बार आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब यहीं पे भी, यहां पे भी लिख सकते हैं दोस्त ऐसे। अगर यहां पे आप चाहें तो यहां भी कोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिख लीजिए कि मतलब कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल नगर पालिका को लेकर, नगर पालिका को लेकर कोई भी प्रावधान कर सकता है, कर सकता है। क्योंकि ये किसका विषय है? राज्य का विषय। कोई भी प्रावधान कर सकता है, दैट मीन्स इट्स सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। इतनी ही सारी बातें हैं, प्रावधान कर सकता है। दैट मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस related to the municipalities। तो याद रखिएगा इस बात को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे आप समझ रहे होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कोई ऐसी बात कर सकता है, नगर पालिका क्या है इसको लेकर के प्रावधान कर सकते हैं। अब आप इसे बार बार आप देखिएगा कितनी ज्यादा सवाल यहां से आते हैं पंचायत को लेकर के। जो लोग यूं ही जाते हैं वो गलती करके आ जाते हैं, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अब देखिए आगे मैं बढ़ता हूं इसी बात को लेकर के थोड़ा सा। देखिए, अब देखिए यहां पे मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा, याद रखिए कि ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा, ग्राम सभा तो लिख लीजिएगा, एक ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में शामिल, एक ग्राम पंचायत में निर्वाचक नामावली में शामिल लोगों के समूह को, शामिल लोगों के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि ग्राम सभा क्या, तो एक जो ग्राम पंचायत में 4-5 गांव जो सुनते रहते हैं ना आप, वही ग्राम पंचायत की बात समझिए कि जो 4-5-6-7-8-10 गांव होते हैं, उन गांव में जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है, बहुत आसान, जो वोटर लिस्ट होता है उसमें जिनका नाम उसमें मेंशन है वो सारे ही ग्राम सभा में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए ग्राम सभा ये चुनने वाले लोग हैं। तो याद रखिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था किसके प्रति उत्तरदायी है? ग्राम सभा के। याद रखिएगा, तो यहीं पे लिख सकते हैं आपकी जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान या मुखिया ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी
होता है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बेसिक सी चीज़ें हमने आपको बताई। अब मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे बातें करता हूं कि जो बड़ी आसानी से, अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था में क्या है। तो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा गया दोस्त, इसमें कई सारी बातें कही गई। क्या बातें कही गई, तो देखिए एक तो गजब की बात आई आपके बीच में। देखिए सबसे पहली बात क्या है, देखिए 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की है। 3 स्तरीय पंचायती राज, पहला क्या है आपको पता है कि ग्राम पंचायत, ग्राम ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो दूसरा है समिति पंचायत, समिति पंचायत। 3 स्तरीय की बात कर रहा हूं मैं, 3 स्तरीय, 3 स्तरीय। तो 3 स्तरीय में पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है समिति पंचायत, और जो चौथा है दोस्तों वो क्या है जिला पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत और जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद। अब देखिए इस बात को लेकर के, अगर हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं तो यहाँ भी 3 स्तरीय है। क्या है, यहाँ पे भी 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय, 3 स्तरीय। अब 3 स्तरीय में क्या क्या है, एक होता है दोस्त नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत जिनकी पॉपुलेशन याद रखिए कि 10,000 से लेकर के 20,000 तक हो, 20,000 तक जनसंख्या, जनसंख्या वो क्या कहलाएंगे नगर पंचायत में शामिल किए जाएंगे। मतलब कि 10,000 के नीचे ही ग्राम पंचायत बन सकता है, 10,000 के ऊपर शहरों के लिए नगर पालिका है। और याद रखिएगा इस बात को लेकर के। दूसरा है दोस्त, जब नगर पंचायत की बात कर लेते हैं तो इसमें कई सारे ही एक और आ जाते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, एक है नगर परिषद। क्या है, नगर परिषद, नगर परिषद, ये है म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल। और जो नगर परिषद है दोस्तों ये 20,000 से लेकर 20,000 से लेकर 3 लाख तक, 3 लाख तक याद रखिएगा जनसंख्या हो तो वहां पे किसका चुनाव कराया जाएगा, म्युनिसिपल काउंसिल का जनसंख्या। और जो तीसरा होता है दोस्त एक है नगर निगम, नगर, एक है नगर निगम, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये भी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा हो, जिसकी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा हो, 3 लाख से ज्यादा हो। तो जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा होगी दोस्तों क्या कहलाएगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहलाएगा। और ये आपको 3 स्ट्रक्चर दिनों में ही पता हो गया, ये समिति पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। 3 स्तरीय की बात की गई है दोस्तों। अब थोड़ी सी बेसिक बेसिक कुछ और बातें हैं जो कर लूँ कि जिससे कोई दिक्कत आपको ना हो, समझ में आ जाए। देखिए सीटों का आरक्षण, पहली बात याद रखिएगा कि 1/3 1/3 1/3 सीट, 1/3 सीट SC ST और वुमेन्स के लिए आरक्षित है,
के लिए आरक्षित है। देखिए, राज्य विधानमंडल, याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल अन्य पिछड़ा ओबीसी को भी आरक्षण दे सकता है, आरक्षण दे सकता है। याद रखिएगा इस बात को लेकर के, दे सकता है। तो याद रखिएगा दैट मीन्स जो ओरिजिनली की बात करते हैं वो नहीं था, तो वैसे भी राज्यों ने दिया 1/3 सीट किसके लिए, ओबीसी के लिए आरक्षित, ओबीसी के लिए। ये दोनों ही लागू है, आपको पता है, आरक्षित है, ठीक है ना। और यहां पे भी सेम प्रोविजंस है, याद रखिएगा। यहां पे 1/3 सीट अगर आप देखें तो 1/3 सीट रिजर्व फॉर SC ST एंड क्या है, SC ST एंड वुमेन्स, महिलाओं के लिए आरक्षित है। और सेम प्रावधान सेम है, सेम प्रोविजंस किसके लिए है, सेम प्रोविजंस ओबीसी के लिए भी है, ठीक है ना, पूरी तरीके सेम है। तो आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी समस्या कोई है भी नहीं। एक चीज और याद रखिएगा कि कई राज्यों जैसे बिहार में, याद रखिएगा कि बिहार में 50% बिहार हो गया, कई सारे हिमाचल हो गया, बिहार में जो बिहार है, बिहार में 50% सीटें किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये पूरी तरीके से आपके आता ही आता एग्जाम में आरक्षित है। तो दैट मीन्स अब ये राज्य का विषय है, हमने कहा था। तो अगर राज्य भी आरक्षण दे सकता है तो राज्य चाहे तो बढ़ा भी सकता है, राज्य बढ़ाते भी हैं। तो सेम प्रोविजंस कहाँ पे भी है, इसमें भी है कि अगर राज्य चाहे तो जो नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटीज है, उसमें भी सीटों को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, कोई बहुत बड़ी सिस्टम नहीं है। आप समझ भी रहे हैं इस बात को लेकर के, ठीक है ना। तो इतनी बातें हो गई। अब देखिए आगे देखता हूं मैं। देखिए पंचायतों की अवधि, तो याद रखिएगा कि इनकी जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितना है दोस्तों, कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, याद रखिएगा। और देखिए 73वां संविधान संशोधन में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में, 1973 में, सॉरी 1992 में एक पंचायती राज, याद रखिएगा कि जिला पंचायती राज, जिला पंचायती राज अधिकारी का प्रावधान था, अधिकारी का सृजन किया गया, सृजन किया गया। तो लिख लीजिए, अ न्यू पोस्ट क्रिएटेड, अ न्यू पोस्ट क्रिएटेड DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, राज ऑफिसर, याद रखिए इसी को DPRO कहते हैं, DPRO। और यहाँ पे भी है, इनका भी कार्यकाल कितना है, इनका भी कार्यकाल है 5 वर्ष। और याद रखिएगा कि अगर किसी की मृत्यु होती है, याद रखिएगा ये दोनों में ही है, दोनों में ही, यदि किसी की मृत्यु होती है, यदि किसी की मृत्यु, किसी मतलब सदस्य की मृत्यु, सदस्य की मृत्यु, तो 6 माह के भीतर चुनाव, 6 माह के भीतर चुनाव, ठीक है। अगले की तरफ देखते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसे भी। नेक्स्ट एक और देखिए कि वित्तीय समीक्षा, तो लिखिए कि दोनों में ही है, राज्यपाल, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों के बजट के लिए,
पंचायतों के वित्त के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। सेम है, याद रखिएगा, सेम प्रोविजंस यहां पे भी है। अगर आप देखें तो नगर पालिका के वित्त के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेगा। एक वित्त आयोग का गठन करेगा। अब देखिए अगले की बात पे चुनाव। तो देखिए पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाएगा। तो यहां पे भी किसके? राज्य निर्वाचन आयोग, सेम राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इतनी सी बातें आपको पता है कि ये यहां भी सेम है। मतलब कि नगर पालिका जो स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन के लिए एक नया जो ऑर्गेनाइजेशन लाया गया, राज्य निर्वाचन आयोग, ये करेगा काम। और इसी में अगर अगला हम देखें, कुछ बातें और भी हैं नगर पालिका के लिए। इनका जो हम योग्यताएं देख लें, इनका जो क्वालिफिकेशन याद रखिएगा, इनका जो क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं याद रखिए आप लोग इस बात को लेकर के। योग्यताएं दोनों के ही सेम है। योग्यताएं किसकी? मतलब ये आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल छोड़िए, ये है पंचायत और नगर पालिका के लिए। तो योग्यताएं क्या है? नंबर, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है कि कम से कम 21 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि ग्राम सभा के निर्वाचक नामावली में नाम हो, ठीक है। तो ये योग्यताएं हैं दोस्तों। तो दैट मीन्स कुल मिलाकर के एक जितनी बेसिक सी बातें होनी चाहिए थी एक पंचायती राज व्यवस्था पे, उतनी बातें हमने कर ली हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से समझे भी होंगे। देखिए एक जो बेसिक से जो क्वेश्चन जितने बनेंगे आपके एग्जाम्स में, आपसे बता देता हूँ, पंचायत से संबंधित अप्रॉक्सीमेटली लगभग मैंने वो सारे ही कर लिए हैं यहाँ पर। और इससे डिटेल अब कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो मेंस लेवल की आती हैं। और उम्मीद करता हूं कि जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट देंगे, तो आपको मोस्टली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की क्लासेज हम दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और उम्मीद करते हूं कि आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। और इसे चारों तरफ शेयर करिएगा। और काफ़ी मेहनत मैंने की है इस पे लेकर के, तो आप इसको मतलब साइड में हट जाता हूं मैं, ठीक है। और आप इसे आगे लेकर चलेंगे। फिर मैं बहुत जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।